बात करते हैं रेडियो वेव प्रोपोगेशन की। रेडियो वेव्स एक फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसका डुअल नेचर होता है, दो प्रकार का नेचर होता है। किसी समय तो ये वेव्स की तरफ बिहेव करती है और किसी समय ये फोटॉन्स या पार्टिकल्स की तरफ बिहेव करती है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो है उसमें हम वेव मॉडल को जनरली अडॉप्ट करते हैं, अप्रोप्रिएट होता है इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन जितने भी तरीके होंगे उसमें इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल चार्जेस का मूवमेंट बहुत आवश्यक है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस के मूवमेंट से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होंगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसमें देखिए रेडियो वेव्स, इसमें सबसे ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद गामा रे सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। और तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं 3 × 10⁻11 के ऊपर जो एरिया है वो रेडियो वेव्स का यहाँ पर। उसके नीचे आपका विजिबल लाइट आता है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, गामा रेज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिशंस ये स्पेस में किस तरीके से मूव करती है। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स इसलिए कि कुछ ऐसा होगा कुछ ऐसा होगा, यानी कोई दो चीज़ परपेंडिकुलर होगी। वो क्या होगी, देखिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपस में परपेंडिकुलर जाएंगी, मैं भी बता रहा हूँ आपको। लेकिन वेव्स का कैरेक्टराइजेशन देख लीजिए, वेव का कैरेक्टराइजेशन हमेशा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से होता है। तो v = f लैम्डा या c = n लैम्डा अगर हम इसे बोलें, जिसमें आपका एक चीज़ तो फ्रीक्वेंसी होगी n और लैम्डा एम्पलीट्यूड होगा। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा है। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के समकक्ष इसकी बात करें या इसके साथ इसकी बात करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ये मूव करती है स्पेस में, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे की, और ये परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल की भी। अगर ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी। यानी कि एक 3D आप विजन में सोचिए कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, जो थंब रूल के हिसाब से डिसाइड होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उसी तरीके से आप उस तरीके से एनालॉजी बिठा सकते हैं जिस तरीके से आपके वोल्टेज और करंट की होती है। जैसे मैं आपको याद दिला रहा था थंब रूल, तो उस थंब रूल में आपका वोल्टेज करंट जिस तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, सेम इसी तरीके से है। और एक्सप्रेशन जो है उसका इस तरीके से दिया जाता है, Z = E/h। अब पावर डेंसिटी होती है इसमें। पावर डेंसिटी मतलब ये है कि अगर आपका मूवमेंट इस तरीके से है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये है, तो आप एक स्क्वायर मीटर का यहाँ पर एक मान लीजिए स्क्वायर मीटर का एरिया, यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ पावर फ्लो करेगा हर एक स्क्वायर मीटर में जो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल के, उसे हम पावर डेंसिटी कहते हैं। E² से ये बताया जाता है। और प्लेन और स्फेरिकल वेव्स, देखिए एक आइसोट्रोपिक रेडिएटर आप मानिए जो सारे के सारे डायरेक्शन में इसको फेंकता है, भेजता है। वेव फ्रंट एक ऐसी चीज होगी जो जहां पर एक ऐसा सरफेस हो गया जिसमें सारी की सारी वेव्स एक ही फेज में आके टकराएंगी या फिर मिलेंगी। कैसे होगा वो, उसके लिए स्फीयर होना चाहिए आपके पास। स्फीयर आप मान सकते हैं वेव फ्रंट है जहां पर सबका एक फेज होगा। और आइसोट्रोपिक रेडिएटर एक ऐसी चीज होती है जो सब डायरेक्शन में इसको इक्वली रेडिएट करती है वेव्स को। सर्कुलर पोलराइजेशन समझिएगा। पोलराइजेशन एक प्लेन वेव का सिंपली क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, बस ये समझ लीजिएगा। पोलराइजेशन मतलब कोई एक प्लेन वेव है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन होगा वही आपका पोलराइजेशन कहलाएगा। तो वेव तो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है। अगर राइट हैंडेड है तो मतलब सर हम कहेंगे पोलराइजेशन अगर क्लॉकवाइज है, और लेफ्ट हैंडेड एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर देखिए ये इस तरीके से क्लॉकवाइज हो गया, अगर ऐसे माने तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की देखिएगा ये डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स है, सॉरी डायरेक्शन का ट्रैवलिंग ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड की देखिए इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। इसलिए मैंने आपको भी स्फीयर का एग्जांपल दिया कि किस तरीके से सबके फेज इक्वल होते हैं। जैसे ये चेंज होगा तो यहाँ पर आपके डायरेक्शन जो है वो चेंज होने चले जाएंगे। इसी को हम सर्कुलर पोलराइजेशन कहते हैं।
फ्री स्पेस प्रोपोगेशन के बारे में समझिएगा। तो रेडियो जो वेव हैं वो प्रोपोगेट करती हैं फ्री स्पेस में, स्ट्रेट लाइन में। वेलोसिटी उनकी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर लॉस तो कुछ नहीं होता है फ्री स्पेस में, लेकिन एटेन्यूएशन या लॉस होता है अगर वेव्स जो है स्प्रेड हो रही है, स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स के कारण लॉस होता है। और एटेन्यूएशन फ्री स्पेस में, जैसे मैंने आपको बताया कि आइसोट्रोपिक रेडिएटर है जो स्फेरिकल वेव्स पैदा करेगा, तो पावर डेंसिटी एक आइसोट्रोपिक रेडिएटर की बात करें तो जो इसका एटेन्यूएशन की अगर आप देखेंगे या पावर डेंसिटी की बात करेंगे तो एटेन्यूएशन के सापेक्ष क्या चीज़ होगी, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय द पीटी जो पावर है। तो पावर डेंसिटी इसकी इस तरीके से आएगी, पावर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। ये एटेन्यूएशन ऑफ फ्री स्पेस का के बारे में आप जान सकते हैं इससे। और अब एंटीना गेन के बारे में बात करेंगे। एक ट्रांसमिटिंग एंटीना गेन होता है, एक रिसीविंग एंटीना गेन होता है। तो यदि हम प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि सिग्नल स्ट्रेंथ रिसीवर पे क्या आ रही है। तो ये किस पे डिपेंड करती है, एक तो ट्रांसमीटर का पावर क्या है, ट्रांसमीटर रिसीवर का डिस्टेंस क्या है, इसके ऊपर तो डिपेंड करती है। साथ में जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटेनाज है उन पे भी डिपेंड करती है, जो एंटेनाज किस तरीके के, क्या साइज़ के, कैसे क्या है, वो उसके बारे में भी देखते हैं अभी। जो एंटीना, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया ना एंटीना पे भी डिपेंड करता है, तो एंटीना की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, जो दो इंपॉर्टेंट एंटीना की कैरेक्टरिस्टिक है वो एक तो है गेन फॉर द ट्रांसमिटिंग एंटीना, जो गेन है ट्रांसमिटिंग एंटीना का, और रिसीविंग एंटीना का इफेक्टिव एरिया क्या है। तो एंटीनास हम कहते हैं गेन है उसमें वो जो किस डायरेक्शन में, जहां पर सबसे ज़्यादा पावर रेडिएट हुआ है, जहां सबसे ज़्यादा पावर रेडिएट हुआ है बस वहीं पर गेन हो रहा है उसका, इसे हम गेन कहते हैं। और रिसीविंग एंटीना का गेन क्या होता है, रिसीविंग एंटीना जो एनर्जी आ रही है, जो रेडियो वेव्स आ रही है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो लार्ज एंटीना, बड़ा एंटीना होगा तो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि सरफेस एरिया के हिसाब से ये डिसाइड होता है। जिस तरीके से स्मॉलर एंटीना होगा कम करेगा। तो रिसीविंग एंटीना दीज आर कंसिडर्ड टू हैव गेन जस्ट एज ट्रांसमिटिंग एंटीना, दोनों की गेन एक ही है। और लेकिन जो पावर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, जो पावर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रिसीविंग एंटीना, वो उसके फिजिकल साइज और इसके गेन पर डिपेंड करता है। पाथ लॉस भी देखिए, पाथ लॉस अगर फ्री स्पेस एटेन्यूएशन है जो, तो फ्री स्पेस एटेन्यूएशन में जो रेशियो ऑफ पावर, ये पावर अगर मैं बोलूँ रिसीव्ड टू पावर ट्रांसमिटेड, इसे हम फ्री स्पेस एटेन्यूएशन कहेंगे। और यही चीज़ आपकी पाथ लॉस में आती है। तो जो डेसिबल गेन होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर का, वो नेगेटिव होता है, और इसको फ्री स्पेस लॉस या पाथ लॉस कहते हैं। कि जो आपने भेजा और जो मिला, तो जितना मिला, जितना कम मिला, वही चीज़, इसलिए ये हमेशा नेगेटिव में होता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं जो लाइट और रेडियो वेव्स शेयर करती हैं। दोनों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए जो सरफेस है वो बहुत जहाँ पर सरफेस एक ऐसी जगह हो सकता है जहाँ पर रिफ्रैक्शन हो, लेकिन डिफ्रैक्शन किसी जगह पे होता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको। मतलब जो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन वहीं पे होगा, इट इज अज्यूम्ड दैट द सरफेस इन्वॉल्व्ड आर मच लार्जर देन द वेवलेंथ। अगर उसका एरिया काफ़ी बड़ा है वेवलेंथ का, तो आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो फिर डिफ्रैक्शन होगा, जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ। रिफ्लेक्शन समझ लीजिए कि रिफ्लेक्शन यहाँ से इंसिडेंट रे है, और अगर कोई स्मूथ सर्फर है जहाँ पर आपका स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है, तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस तरीके से आता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं। और अब और भी टाइप के रिफ्लेक्शंस होते हैं, जैसे आपका देखिए यहाँ पर सोर्स रखा है, तो ये कॉर्नर रिफ्लेक्शन हो गया, ये कॉर्नर रिफ्लेक्शन हो गया। पैराबोलिक देखिए, पैराबोला है तो इस तरीके से रिफ्लेक्टर होते हैं, इसीलिए देखिए ट्रांसमीटर और जो रिसीवर है वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं पैराबोलिक फैशन में। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, अगर ये अनड्यूलेटेड आपका सरफेस है तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, बहुत काम में आता है। रिफ्रैक्शन ये होता है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक मीडियम से दूसरी जगह रेडियो वेव्स भेज रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग ऑफ वेव्स होती है। ये स्नेल लॉ इसे गवर्न करता है।
N1 N2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, N1 इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N1 N2 दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक मीडियम के दूसरे मीडियम का। तो इस तरीके से आपका रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग ऑफ वेव्स है बेसिकली। डिफ्रैक्शन में जो आपको बता रहा था अभी पहले कि डिफ्रैक्शन आएगा, तो डिफ्रैक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन अपीयर टू गो अराउंड कॉर्नर्स। ये जो कॉर्नर्स है, ये देखिए यहाँ से यूँ चला रहा है, ये चला रहा है ना सीधा। अब ये यहाँ पर क्या होती है कि इस अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट शार्प एजेस है, तो ये घूम जाएंगी इस तरीके से, ये घूम जाएंगे ऐसे करके, ये सर्कुलर बना रही है। देखिए, तो डायमेंशन जो है, अगर इसके डायमेंशन आर स्मॉल इन कंपैरिजन टू द वेवलेंथ, अगर इसके डायमेंशन जो ऑब्जेक्ट है उसके डायमेंशन बहुत कम है एज कंपैरिजन टू रेडियो वेव्स, तो फिर ये आपका घूम जाएंगी शार्प एजेस के कारण। अब ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, रेडियो वेव्स तो वैसे फ्री स्पेस में काफ़ी, रेडियो वेव्स आर नॉट क्वाइट इन फ्री स्पेस। तो टेरेस्ट्रियल प्रोपगेशन होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप रेडियो अपना ऑन करते हैं तो कहाँ से सुन रहे हैं आप, आपका कुछ टेरेस्ट्रियल प्रोपगेशन भी हो रहा होगा, तो उसमें आपका लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन होता है, स्पेस वेव प्रोपगेशन होता है, ग्राउंड वेव्स होती हैं, स्काई वेव्स होती हैं आपकी। एक आइनोस्फेरिक प्रोपगेशन भी होता है, जो लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन करना होता है हाई फ्रिक्वेंसी बैंड पे। तो वहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होता है, एक रीजन जिसे हम एटमॉस्फेयर का रीजन कहते हैं, आयोनोस्फीयर, वहाँ पर पॉसिबल है। इस आयोनोस्फीयर में 3 लेयर्स होते हैं, DEF, 3 रीजन्स होते हैं बेसिकली। आयोनाइजेशन हर एक DEF में अलग अलग होता है। अब अर्थ के ऊपर जाएंगे आप तो हर जगह अलग अलग आयोनाइजेशन होता है, और ख़ासतौर पे ये क्या समय है, क्या सोलर एक्टिविटी, इस पे भी बहुत डिपेंड करता है। एक लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन होता है। लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन मतलब यदि सिग्नल आपका वेरी हाई फ्रिक्वेंसी हो या हाई रेंज में हो, तो ये क्या करता है कि आयोनोस्फीयर इसको रिटर्न नहीं कर पाता है। तो इसीलिए जो टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन है, इस फ्रिक्वेंसी पे डायरेक्ट रेडिएशन करते हैं, या ट्रांसमिटिंग देखें या रिसीविंग देखें, और ये रेडियो हॉरिजॉन है आपका। इस टाइप के प्रोपगेशन को हम स्पेस वेव, लाइन ऑफ साइट या ट्रोपोस्फेरिक प्रोपगेशन कहते हैं। और प्रोपगेशन जो मोबाइल और पोर्टेबल एनवायरनमेंट में अगर देखें तो मल्टीपाथ प्रोपगेशन ये थोड़ा सा इंटरफेरेंस क्रिएट करता है कम्युनिकेशन सिस्टम में। मोबाइल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, इसमें बहुत क्लटर्ड होता है, यानी कि जो स्क्वायर वेव एटेन्यूएशन जो फ्री स्पेस में होता है वो यहाँ अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारी सिटी है, बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। तो इसके लिए आपके पास रिपीटर्स और सेलुलर सिस्टम्स में आप रिपीटर्स की बहुत मात्रा दिखेंगे, क्योंकि मोबाइल सिस्टम थोड़ा सा छोटा एंटेना यूज़ करते हैं, और थोड़ा सिग्नल भी आपको अच्छा चाहिए, रिसेप्शन भी अच्छा चाहिए। तो ये क्या करते हैं, रिपीटर्स का यूज़ करते हैं, और वो भी फुल डुप्लेक्स पे। और इसमें रेजोनेंट कैविटीज़ भी होती हैं, जो जिसे हम डुप्लेक्सर कहते हैं। तो सेलुलर सिस्टम ये हॉरिजन, कोई मतलब डू नॉट यूज़ द हॉरिजन एज द लिमिट ऑफ कवरेज। ये हॉरिजॉन यानी कि जो अर्थ का कर्वेचर उसको नहीं लेते हैं एंटीना। फिर भी अगर हाई भी माउंट कर दिया, फिर भी इसकी जो रेंज है वो डेलिबरेटली कम रखी जाती है, कम ट्रांसमिटिंग पावर देकर। ज़्यादा होगी तो इंसान भी है वहाँ पर, इफेक्ट तो हो गए उनको। अगर फेडिंग किस तरीके से कंट्रोल होती है मोबाइल सिस्टम में, जो फेडिंग है मोबाइल सिस्टम में, इंक्रीजिंग पावर और टिपिकली फ्रिक्वेंसी डाइवर्सिटी, ये ऐसा आपका सोल्यूशन है नहीं फेडिंग के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल सिस्टम्स में इस तरीके से आप कंट्रोल कर लें, तो ऐसा नहीं है। स्प्रेड सिस्टम, जो स्पेक्ट्रम सिस्टम्स है, ये फेडिंग थ्रू ठीक कर सकते हैं। उसमें अल्टरनेटिव फ्रिक्वेंसी डाइवर्सिटी सिस्टम्स हैं, जैसे CDM है, और एक रेक रिसीवर आता है, वो भी उसमें भी आप जो रिसीविंग है डेटा स्ट्रीम का, वो डिफरेंट जो आ रहे हैं उसको आप एक साथ रेक रिसीवर से कैच कर सकते हैं। कुछ और प्रोपगेशन मोड्स देखिएगा। ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर है। अब मेक यूज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ रेडियो वेव्स, कहाँ पर, ट्रोपोस्फेयर पे, और ये 250 मेगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, रिसीविंग एंटीना है। यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर पे आपकी स्कैटरिंग है, ये स्कैटरिंग रीजन है, तो ये अर्थ हॉरिजॉन का उपयोग करता है। इसमें डक्टिंग वाली एक बात आती है। कई कंडीशन में क्या होता है, एक सुपर रिएक्टिव लेयर बन जाती है, खासतौर पर पानी के ऊपर। तो पानी के ऊपर एक सुपर रिफ्लेक्टिव लेयर बनती है,
और ये बढ़िया रिटर्न सिग्नल को रिटर्न करती है अर्थ को। तो इसमें क्या है, सिग्नल काफ़ी दूर तक आपके प्रोपोगेट कर जाते हैं और अर्थ में आपके चले आते हैं, और बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिव अगर ये लेयर बनती है जो जिसे हम डक्टिंग कहते हैं, इसी को हम डक्टिंग कहते हैं। और ये हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो थिन लेयर बनती है वो आपका जिस तरीके से डक्ट फॉर्म होता है उसी से बहुत बढ़िया आपका ट्रांसमिशन होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये तो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो यहाँ पर अर्थ में इस तरीके से ट्रांसमिशन हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर आपकी डक्टिंग हो जाती है तो ट्रांसमिटिंग एंटीना, और यहाँ पर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये क्या है कि ये ऐसी मूव करती रहेगी एंड यू कैन गेट द रिजल्ट फ्रॉम हेयर, मतलब यू कैन रिसीव द रेडियो वेव्स फ्रॉम हेयर। तो ये थोड़ा आइडिया था आपके रेडियो वेव प्रोपगेशन के बारे में। धन्यवाद, शुक्रिया।